हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं क्लास 10 के लिए एक हिंदी व्याकरण से समास पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं समास किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनते हैं, उसे ही हम लोग समास कहते हैं। इसकी परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की क्रिया को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों को वापस पृथक पृथक किया जाए, अर्थात अलग अलग किया जाता है, तो उसे हम समासिक विग्रह कहते हैं। जैसे गंगा का जल, इसमें गंगा का जल ये पद है, इसमें दो पद है, गंगा और जल का विभक्ति लगा हुआ है। तो का हटा देने के बाद बन जाता है गंगा जल। गंगा जल दो पद है, दोनों को एक साथ मिला देंगे तो बन जाएगा गंगा जल, और का हट गया। लेकिन जब का लगाएंगे तो गंगा जल इसका विग्रह हो जाएगा गंगा का जल। ठीक वैसे ही कह रहे हैं, समास होने पर बनेगा गंगा जल। यदि गंगा का जल लिखना हो तो यह इसको विग्रह कहेंगे। संक्षेप में, समास के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास होने पर दोनों पद या अन्य अधिक पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जब समासिक क्रिया करते हैं अर्थात समस्त पद का निर्माण करते हैं, तो बीच की विभक्ति अर्थात कारक के जो चिन्ह है उसे विभक्ति कहते हैं। तो वे विभक्ति वहाँ से हट जाती है और बाकी शब्द आपस में जुड़ जाते हैं, तो एक समासिक शब्द अर्थात समस्त पद का निर्माण होता है। समास होने पर जहाँ संधि संभव होती है वहाँ नियमों के अनुसार संधि भी हो जाती है। इस प्रकार समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। ये मुख्य रूप से समास के 6 भेद हैं। पहला जो है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में उत्तरपद अर्थात बाद का, इसी समस्त पद का लास्ट वाला पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद अर्थात पहला पद गौण हो जाता है अर्थात छुप जाता है। प्रायः उत्तरपद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है। उदाहरणतया रसोई के लिए घर, यहाँ घर विशेष्य है। ध्यान रहे, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है और रसोई के लिए विशेषण है। समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप तो होता है, कभी कभी बीच में आने वाले अनेक पदों का भी लोप हो जाता है। जैसे दही बड़ा का विग्रह होता है दही में डूबा हुआ बड़ा। समास होने पर में डूबा हुआ ये लुप्त हो जाता है, तीनों पद लुप्त हो जाते हैं और तब बन जाता है दही बड़ा। तत्पुरुष के भेद, तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं, पहला भेद होता है कर्म तत्पुरुष समास। अब कर्म तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो, तो कर्म कारक का जो चिन्ह होता है का होता है, कर्म को होता है, सॉरी का नहीं होता है, को होता है, तो विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे ग्रामगत, ये समस्त पद है, इसका विग्रह करेंगे अर्थात इसे तोड़कर लंबा करेंगे तो क्या होगा, ग्राम को गया हुआ, यहाँ को चिन्ह है, यह विभक्ति कहलाता है। इसे हटा देने के बाद ग्रामगत बन जाता है। तो ये समस्त पद हो गया और यह विग्रह हो गया, ग्राम को गया हुआ, यह इसका विग्रह हो गया। वैसे ही मरणासन एक समस्त पद है, इसका विग्रह होगा मरण को पहुंचा हुआ या मरण को आसन। वैसे ही गृहगत, गृह को आया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। तो ये ध्यान रहे, इसमें को विभक्ति लगा हुआ है और को कर्म कारक का चिन्ह है, इसलिए इसे कर्म तत्पुरुष समास
कहते हैं। दूसरा है करण तत्पुरुष समास। तो जहाँ पूर्व पक्ष में करण कारक की विभक्ति का लोप हो वहाँ करण तत्पुरुष समास होता है। अब करण तत्पुरुष समास का चिन्ह क्या होता है? से होता है। जैसे समस्त पद है अकाल पीड़ित, विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? अकाल से पीड़ित, यहाँ से है विभक्ति, तो इसी से पहचान में आ जाएगा कि यह करण तत्पुरुष समास है। अनुभवजन्य, यहाँ इसका विग्रह होगा अनुभव से जन्य, से आया, इसी से पहचान में आ जाएगा यह कर्ण तत्पुरुष समास है। दूसरा उदाहरण है ईश्वर प्रदत्त, इसका विग्रह होगा ईश्वर द्वारा प्रदत्त। अब यहाँ द्वारा, के द्वारा या से, यह कर्ण कारक का चिन्ह होता है, इसी से कर्ण कारक के चिन्ह से ही पहचान में आ जाता है यह कर्ण तत्पुरुष समास है। तीसरा है तत्पुरुष समास का जो भेद है संप्रदान तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष समास की पहचान होगी संप्रदान कारक से। संप्रदान कारक का होता है के लिए उसका चिन्ह होता है। तो समस्त पद का जब विग्रह करेंगे, जैसे आराम कुर्सी, विग्रह करेंगे तो क्या होगा? आराम के लिए कुर्सी। अब के लिए जो शब्द है विभक्ति है संप्रदान कारक का है, इसी से पहचान में आ जाएगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे? संप्रदान तत्पुरुष समास। वैसे ही गुरु दक्षिणा, विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गुरु के लिए दक्षिणा। अब यहाँ में के लिए दिया है, के लिए से पहचान में आ जाएगा यह संप्रदान तत्पुरुष समास है। गौशाला, गौ के लिए सा, गौ मतलब गाय, गौ के लिए शाला, यहाँ में के लिए दिया है, तो के लिए से पहचान में आ जाएगा ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। उसके बाद चौथा आता है अपदान तत्पुरुष समास। अपदान तत्पुरुष समास, अपदान का चिन्ह से होता है, इसमें अलगाव बताता है। यहाँ से का मतलब पृथकता होता है, अलग हो जाना। जैसे ऋण से मुक्त, तो ऋण से मुक्त हो गया, फ्री हो गया, यहाँ से अलगाव को बतलाता है, तो यहाँ अपदान तत्पुरुष समास है। ध्यान रहे कर्ण तत्पुरुष समास का चिन्ह भी से है और अपदान तत्पुरुष समास का चिन्ह भी से है, लेकिन कर्ण तत्पुरुष समास में से चिन्ह अलगाव को नहीं बतलाता है, एक साधन के रूप में आता है, जबकि अपदान तत्पुरुष समास में से चिन्ह पृथकता को दर्शाता है, अर्थात अलगाव को बतलाता है। जैसे पथ भ्रष्ट, विग्रह हो गया पथ से भ्रष्ट मतलब अलग हो जाना। भयभीत, भय से भीत। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट। तो यहाँ में से जो दिया है अलगाव को दर्शाता है, तो इस चिन्ह से पता चल जाएगा कि यह अपदान तत्पुरुष समास है। पांचवा है तत्पुरुष समास का भेद संबंध तत्पुरुष समास। जहाँ समास के पूर्व पद में अर्थात पहला पद में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात का, के, की का लोप हो मतलब समाप्त हो जाए, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे अमृत धारा, विग्रह करेंगे तो होगा अमृत की धारा, यहाँ में की है, का, के, की संबंध तत्पुरुष का समास चिन्ह होता है, इसी से पहचान में आ जाएगा यह संबंध तत्पुरुष समास है। वैसे ही भारत रत्न, भारत का रत्न, यहाँ का चिन्ह है, का संबंध तत्पुरुष का चिन्ह है, इसी से पहचान में आएगा कि यह संबंध तत्पुरुष समास है। और छठा जो है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण कारक का चिन्ह पर होता है, में होता है। तो जब समासिक शब्द का विग्रह करेंगे तो पर या में कोई विभक्ति अगर आता है तो समझ जाएंगे यह अधिकरण तत्पुरुष समास है। जैसे आत्मविश्वास, विग्रह करेंगे तो क्या होगा? आत्मा पर विश्वास। तो यहाँ पर चिन्ह है, पर अधिकरण का चिन्ह है, इसलिए पता चलता है कि अधिकरण तत्पुरुष समास है। आनंद मग्न, विग्रह होता है आनंद में मग्न, में अधिकरण का चिन्ह है, इसे पता चलता है कि यह अधिकरण तत्पुरुष समास। उसके बाद एक सातवां जो आता है नय तत्पुरुष समास भी होता है। नय तत्पुरुष समास जिस समस्त पद में पहला पद नकारात्मक अर्थात निगेटिव होता है उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अमर अर्थात विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नौमर, जो नहीं मरे। अधीर, विग्रह होगा नौधीर। अधर्म,
विग्रह होगा नौ धर्म, अर्थात जब विग्रह करने पर नौ आ जाएगा, नहीं के अर्थ में आएगा, तो वहाँ में नए तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद आता है कर्मधारय तत्पुरुष समास। तो कर्मधारय तत्पुरुष समास जो होता है उसमें कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, अर्थात एक दूसरे से तुलना की गई होती है। जैसे अंधकूप विग्रह होता है अंधा है जो कूप, कूप मतलब कुआं, इसकी विशेषता क्या है? अंधा है मतलब अंधेरा है, इसलिए इस कुएं की विशेषता बताई गई है। तो यहाँ में कर्मधारय समास होगा। वैसे ही अधपका विग्रह होगा आधा है जो पका, मतलब जो कुछ भी पका है वो आधा पका है, तो उसकी विशेषता है कि आधा ही पका है, तो यहाँ कर्मधारय समास होगा। वैसे ही गोबर गणेश, तो गोबर से बना गणेश, गणेश की विशेषता क्या, किससे बना है? गोबर से, इसलिए यहाँ में कर्मधारय समास हो गया। वैसे ही दुरात्मा बुरी है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता क्या है? वह बुरी है, इसलिए यह कर्मधारय समास हो गया। नीलकंठ नीला है जो कंठ, अर्थात कंठ की विशेषता क्या हो गया? वह नीला है, इसलिए वह कर्मधारय समास हुआ। अब इसके बाद आता है द्विगु समास, जहाँ समस्त पद के पूर्व पद अर्थात पहला पद संख्यावाचक हो, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायों का समाहार। ध्यान रहे द्विगु समास का जब विग्रह करते हैं तो अंत में समूह या समाहार शब्द लगाते हैं। जैसे पंचतंत्र विग्रह होता है पंचतंत्रों का समाहार। पंचवटी पांच वटों का समाहार। पंजाब पांच आबों का समाहार, आब मतलब नदी। तो यहाँ में समाहार या समूह शब्द लगा देते हैं, तो वहाँ द्विगु समास होता है। समास पहचानने के लिए विशेष करके उसके नियमों को ध्यान में रखा जाता है। ध्यान में रखने के बाद वह ठीक से पहचान में आ जाता है। जैसे कि द्विगु समास को पहचान करना है तो पहला पद संख्यावाची नंबर वाला होगा, 1 2 3 4 5। वैसे ही अंत में जब विग्रह करते हैं तो समूह या समाहार लगा रहता है, तो इससे पहचान में आ जाएगा। जिस समस्त पद के विग्रह में समूह या समाहार लगा हो तो समझ जाएंगे कि यह द्विगु समास है। उसके बाद आता है बहुब्रीहि समास। अब जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, अर्थात जहाँ न पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान हो, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, इसलिए वहाँ में बहुब्रीहि समास होता है। जैसे गिरिधर। अब गिरधर का विग्रह होगा गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। गिरधर शब्द का प्रयोग किया गया श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण को ही गिरधर कहा जाता है, इसलिए ये गिरधर जो शब्द होगा बहुब्रीहि समास होगा। वैसे ही चंद्रमुखी विग्रह करेंगे तो होगा चंद्रमा के समान मुख वाली, अर्थात कोई स्त्री विशेष। तो यहाँ में एक स्त्री के लिए चंद्रमुखी शब्द का प्रयोग किया गया, तो चंद्रमुखी शब्द बहुब्रीहि समास होगा। वैसे ही चक्रधर, चक्र धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, तो चक्रधर श्री कृष्ण को कहते हैं। श्री कृष्ण के लिए ही इसका प्रयोग होता है और किसी के लिए नहीं होता है, इसलिए चक्रधर जो शब्द है वह बहुब्रीहि समास है। वैसे ही दशानन, 10 है आनंद जिसके, तो और किसी दूसरे को हम लोग दशानन नहीं कहते हैं, सिर्फ रावण को ही कहते हैं, इसी के लिए इसका प्रयोग होता है, इसलिए यह जो शब्द है बहुब्रीहि समास है। अब इसके बाद आता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे दाल भात विग्रह करते हैं तो दोनों शब्द के बीच में या तो और नहीं तो या लगा देते हैं। जैसे अन्न जल, अन्न और जल विग्रह हो गया, अन्न और जल, बीच में और लग गया। अपना पराया समस्त पद है, इसका विग्रह करेंगे तो होगा अपना और पराया, और लग गया बीच में। छोटा बड़ा
जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा या बड़ा, नहीं तो छोटा और बड़ा। इस प्रकार हम लोग द्वंद्व समास को समझ सकते हैं। उसके बाद आता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की परिभाषा होती है जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसका पहला पद प्रधान होता है। इस प्रक्रिया में से बना समास पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है, जिसे प्रति प्लस दिन प्रतिदिन, यहाँ प्रति अव्यय है इसलिए प्रतिदिन समास पद भी अव्यय की भांति ही कार्य करता है। अन्य उदाहरण है जैसे आजन्म, जन्म से लेकर। आ जो शब्द है इसमें यह अव्यय है इसलिए यह अव्ययीभाव समास है। गली गली, जब कोई शब्द की पुनरावृत्ति होती है, बार बार एक ही शब्द आ जाता है तो वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे गली गली, प्रत्येक गली, तो गली गली जो शब्द है वह अव्ययीभाव समास है। घर घर अर्थात विग्रह होता है प्रत्येक घर अर्थात हर घर, यह शब्द भी अव्ययीभाव समास होगा। दिनों दिन या हाथों हाथ, रातों रात, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, ये सारे शब्द जो हैं अव्ययीभाव समास हैं।